ख़वातीन व हज़रात, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम टैलेंट प्रमोशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। टैलेंट प्रमोशन प्रोग्राम में हम उन तमाम नौजवानों को या आर्टिस्ट को आपके सामने पेश करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट्स की हैं और अपने साथियों के लिए, लोगों के लिए, नौजवानों के लिए रोल मॉडल बने हैं। आज हमारे साथ एक ऐसा नौजवान है जो ज़िंदगी में स्ट्रगल और अचीवमेंट्स का एक बेहतरीन मॉडल है। मेरी मुराद है हारून सैमुअल। हारून सैमुअल, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू फादर जी। हारून सैमुअल, अपने बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बताएं। फादर जी, जैसे आप हमारी फैमिली के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं लाहौर में पैदा हुआ। हमारी रहाइश घोड़ेशाह में है और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम कॉन्वेंट ऑफ सेक्रेड हार्ट से हासिल की। फिर मैं कैथीड्रल स्कूल में मूव कर गया और उसके बाद फिर मैंने मैट्रिक अपना सेंट एंथनी स्कूल जस्ट वहाँ से पास आउट किया। आपने कॉलेज कहाँ से किया? कॉलेज मैंने एफसी कॉलेज से एफएससी प्री इंजीनियरिंग पास आउट किया था। और उसके बाद फिर आला तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो ऑस्ट्रेलिया कैसे स्ट्रगल करके पहुँचे? यार, मेरे ये पेरेंट्स का प्लान था कि एफएससी के बाद, जैसे मेरी बड़ी बहन वहाँ पढ़ रही थी, तो उनका भी यही प्लान था कि मैं भी उसी नक्शे कदम पे चलूँ। तो आप कह रहे हैं कि आपकी बड़ी बहन जो थी वो भी ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल की? हाँ जी, हाँ जी। हारून, आपने मैट्रिक सेंट एंथनी से किया, उसके बाद कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया? उसके बाद फादर जी मैंने एफसी कॉलेज ज्वाइन किया, जहाँ से मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग पास आउट किया। और उसके बाद फिर मैंने बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लिया एफसी कॉलेज में ही। बट उसी दौरान फिर मैं एडमिशन के लिए अप्लाई किया मैंने ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़े के लिए, और फिर मेरा वहाँ एडमिशन हो गया। तो फिर मैंने बाकी अपनी तालीम वहाँ जारी रखी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया पहुँच के आपने कौन से सब्जेक्ट्स चुने या कौन सी फील्ड है जो आपने चुनी अपने लिए? जैसे मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में एफसी से की थी, तो मैंने इंजीनियरिंग की ही फील्ड को आगे जारी रखा। मैंने पहले जाते ही वहाँ एक डिप्लोमा किया टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, जो 1 साल का था, ताकि मैं इस वहाँ की इन्वायरमेंट में सेटल हो सकूँ। उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री में एडमिशन लिया, जो कि वहाँ 5 साल की थी। तो फिर मैंने वो कंप्लीट की अगले 5 साल। आप किसी स्कॉलरशिप पे गए या अपने खर्चे पे आप पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए? अपने खर्चे पे फादर जी क्या था। तो किस तरह मैनेज किया? ये तो बहुत महंगा काम होता है। हाँ जी, ये काफ़ी महंगा काम था, जिसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्योंकि वहाँ जाते ही पहले तो अब अपने रहने का बंदोबस्त करना पड़ा। उसके बाद जॉब देखनी पड़ी, जो कि काफ़ी मुश्किल था, बट खुदा का शुक्र है जॉब मिली। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ था वो था कि मैंने अपनी स्टडी और वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, जो कि जिसका एक्सपीरियंस नहीं था पाकिस्तान में, वो किया। तो वो काफ़ी टफ़ था कि दिन के टाइम कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, और शाम को काम करना रात के टाइम, रात को 9 से सुबह 6 बजे तक काम करना, और उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना। तो ये काफ़ी टफ़ था करना। क्योंकि कितने बजे उठते थे और कितने घंटे सोने का मौका मिलता था? उठते तो इस तरह, जैसे 9 बजे या 10 बजे रात को काम स्टार्ट किया, सुबह 6 बजे फिनिश किया है। तो काम कभी कुछ दफ़े ऐसे होता था कि काम से सीधा ही यूनिवर्सिटी जाता था सुबह सुबह। सोने का मौका नहीं मिला? सोने का मौका नहीं मिला, या ट्रेन में जितना सोने का मौका मिल गया बस उतना ही सो लिया। उसके बाद फिर जब क्लास में गए तो वहाँ फिर काफ़ी मुश्किल होता था लेक्चर सुनना, पूरी तरह तवज्जो से पढ़ना। तो ये काफ़ी टफ़ था। तो उसके बाद फिर शाम को फिर वापस घर आना, 1-2 घंटे सो के फिर वापस काम पे चले जाना। तो इस तरह की रूटीन थी। ये जो आपका काम था, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अपने ही जॉब करके अपने ही कमाई से अपना ख़र्चा पूरा करते रहे?
अपनी स्टडीज़ के लिए? हाँ जी फादर जी, मोस्टली ऐसे ही था, बट मेरी बहन भी मेरे साथ थी जो कि वो मुझे सपोर्ट कर रही थी इस स्टडीज़ में। आपकी बहन क्या स्टडी कर रही थी? उन्होंने फादर जी बिज़नेस स्टडी किया था, बिज़नेस में उन्होंने डिप्लोमा किया था, तो उनकी उस वक़्त ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से वो उन्होंने मेरी हेल्प की थी। ओके। आप समझते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़े इस सारी स्ट्रगल में, काम भी करना, पढ़ना भी? इसमें फादर जी आपकी टाइम मैनेजमेंट है, ओके। जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपने कैसे मैनेज करना है अपनी पूरे दिन को, तो जो कि सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि कई दफ़ा मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि नहीं मैनेज कर पाया, तो बट दोबारा से फिर दुआ की खुदा से और उसने फिर हिम्मत दी अच्छी तरह मैनेज करने की। तो यही है कि कभी गिरे कभी उठे और चलते रहे। बट और आप अभी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं अभी? नहीं फादर जी, अब मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। मैंने 2015 में अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद फिर तब से फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। और किस फील्ड में आपको जॉब मिली है? फादर जी, जैसे कि मैंने बताया, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की, तो मुझे आगे उसमें रीन्यूएबल एनर्जी में काम करने का मौका मिला, तो मैं अब सोलर एनर्जी में काम कर रहा हूँ, तो सोलर फार्म्स को लुक आफ्टर करता हूँ। क्या है वो सोलर फार्म? शायद तुम्हारे नौजवान इंटरेस्टेड हों। ये फादर जी, सोलर फार्म्स जैसे आप किसानों की ज़मीन होती है, उसके ऊपर फसल लगाते हैं, तो ये ऐसे ही है कि आप उस ज़मीन पे सोलर पैनल्स लगाते हैं और वहाँ से बिजली पैदा करते हैं, और फिर वो बिजली हम हुकूमत को बेचते हैं ताकि किसान वहाँ से पैसे कमा सकें। ठीक है, और जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो साफ़ तरीके से पैदा हो सके, उसे एनवायरनमेंट का भी हाँ जी फिक्र किया जा सकता है। हाँ जी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हाँ जी। सो एक ज़मीन है, किसान को भी पैसे मिल रहे हैं क्योंकि उसने रेंट पे दी है। हाँ जी। और जो कंपनी वहाँ पैनल लगाकर सोलर सिस्टम के हाँ जी वो बिजली पैदा कर रही है, वो भी कमा रहे हैं। हाँ जी, वो भी So, इस तरह सबको फ़ायदा हो रहा है। हाँ जी, सबको फायदा हो रहा है। लेट अस से इससे क्या कहना है, हमारी जो Environment फ़ज़ा है, इन्वायरमेंट है, हाँ जी उसको भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है। हाँ जी, इसका सबसे बुनियादी मकसद यही है कि हम जो बिजली बनाएं, एनर्जी बनाएं, वो हमारी बाकी किसी और चीज़ को अफेक्ट ना करे। हमारी जो इन्वायरमेंटल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे हम उसको और आगे ना लेके चल सकें, बट उसको वापस लेके आए। ऑस्ट्रेलिया एक सेकुलर कंट्री है। हाँ जी। नेचुरली वहाँ बहुत सारे मज़ाहिब भी हैं, लेकिन स्टेट रिलीजन तो नहीं है। एक ऐसे मजाज में आप गए जहाँ सेकुलर माइंड है, नौजवान जो हैं वेस्टर्नाइज्ड समथिंग लाइक दैट। हाँ जी, वहाँ आपने अपने ईमान को कैसे कायम रखा है? ईमान को फादर जी, माँ बाप ने बचपन से ही आदत डाली थी संडे को चर्च जाने की, और वो हमारी रूटीन में शामिल था कि संडे को चर्च जाना ही जाना है। तो वहाँ भी जाके इस रूटीन को कायम रखा कि जो भी हो संडे को चर्च जाना है। हाँ, बट कई दफ़ा ऐसे भी सिचुएशन आई, क्रिसमस ईस्टर पे काम कर रहे हैं और संडे को भी काम कर रहे हैं, तो नहीं जा पाए। बट वो है कि ऐसा नहीं है कि गिव अप कर दिया कि जाना ही नहीं है, बट यह है कि जब भी मौका मिला, चाहे किसी संडे को नहीं किसी और दिन, तो चर्च ज़रूर गए। स्पेशली जब आप दिन रात काम कर रहे थे, सुबह काम करना, फिर पढ़ना, काम करना, पढ़ना, ऐसे में किस तरह आप कनेक्ट रहे चर्च के साथ या इबादत के साथ? हाँ जी, ये काफ़ी टफ था। ये जैसे मैंने कहा कि कई दफ़ा मिस भी हुआ, चर्च वगैरह मिस भी हुए, बट जो बचपन से ही माँ बाप ने ट्रेनिंग दी थी उसको फॉलो करते रहे कि यही ज़हन में था कि अकेले इंसान खुद कुछ भी नहीं है, जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, इसमें खुदा का अमल दखल ज़रूरी है। अरुण, मैं आपसे बात कर रहा था इससे पहले, प्रोग्राम से पहले, तो आप ख़ासे ईमान में
इंटरेस्टेड लगे, दिलचस्पी है आपको, फिर ख़ासा अपने कैथलिक ईमान के बारे में नॉलेज भी है, ये शौक़ और ये कनेक्शन, ये सारा लगाव और लगन कहाँ से आई है और कैसे इसको कायम रख रहे हैं? कहाँ से आई है, ये शायद ख़ानदानी है, बाप की तरफ से भी, माँ की तरफ से भी। बट जब तक स्टडी लाइफ में थे, जैसे आपको बताया, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तब तक मुझे कोई ऐसा कोई मज़हब का कोई शौक़ नहीं था। बस संडे कैथलिक के जाते थे, संडे को रूटीन में गए और दुआ की और वापस आ गए। बट ऐसा कभी नहीं शौक़ था कि इसको समझा जाए हर चीज़ को कि ये मज़हब क्या कह रहा है, क्या चाहता है हमारे से। तो ऐसे ही था जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो मेरी माँ हमें विज़िट करने आई थी, तो वो जैसे उनकी ट्रेनिंग थी कि हमें मज़हब पे करीब रखना, तो वो कुछ सीडीज़ लेके आई थी, ये सिस्टर्स की शॉप से ही, ठीक है, सेंट पॉल्स की शॉप से ही। तो उन्होंने मुझे सीडी दी मुक़द्दस पतरस की। ओके। तो मैं जब उन्होंने मुझे दी तो मैंने रख दी, पर थोड़े अरसे बाद जब मुझे टाइम मिला मैंने देखी, तो उससे मुझे बहुत ना मेरा इंस्पिरेशन मिली कि मुक़द्दस पतरस के बारे में, कि जो उसने कैथलिक कलीसिया के लिए किया है, कि यीशु के साथ इतना प्यार किया कि किसी चीज़ को भी नहीं उसने खातर दरेग नहीं किया और अपनी ज़िंदगी तक दाव पे लगा दी यीशु के लिए। तो वो प्यार था यीशु के लिए कि इतना प्यार क्यों किया उसने यीशु को। तो फिर उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते करते मुझे फिर थोड़ी समझ आना शुरू हुई। फिर इसी तरह मुक़द्दस पौलुस की ज़िंदगी पे मूवी देखी, उनको भी पढ़ा, तो उनकी भी ज़िंदगी इन वाक़यात से भरपूर है, जो कि एज ए नॉर्मल कैथलिक को जब मैंने पढ़ा तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया मुझे। अभी अपने इस ईमान को और ईमानी इंफॉर्मेशंस को, ईमानी तालीम को आप किस तरह मेंटेन करते हैं, इसको कायम किस तरह रखते हैं? कायम फादर जी यही है कि जब भी टाइम मिले तो मैं तरजीह करता हूँ कि किसी फिल्म या ड्रामे की बजाय इस चीज़ को टाइम दूँ, क्योंकि ये सच्चाई है जिसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो जब भी मुझे फ़ारिग टाइम मिलता है या मैं गाड़ी में होता हूँ तो मैं इस तरह की चीज़ें लगा लेता हूँ और सुनता हूँ। और बस इस तरह। आप सोशल मीडिया की बात? हाँ जी, सोशल मीडिया की, जैसे आपका कैथलिक टीवी है, यहाँ से बहुत इन्फॉर्मेशन आती है। फादर आसी हैं, उनके लेक्चर्स होते हैं, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं। और इसी तरह बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो एक इन्वेस्टिगेशन करने की आदत है हर चीज़ की। तो इसी तरह करते करते फेथ की भी इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट पैदा हो गया। वो फिर उससे आगे अपोलोजेटिक्स में शौक डेवलप हो गया। तो वही करता हूँ मैं, वही पढ़ता हूँ, आपको सुनता हूँ और आपकी तरह के और लोगों को सुनता हूँ, जो कि बहुत यूज़फुल है। कभी यूथ एक्टिविटीज़ में आपने हिस्सा लिया ऑस्ट्रेलिया में या? हाँ जी, मुझे अपने चर्च की यूथ में मैंने हिस्सा लिया और मुझे 2 दफ़ा मौका मिला ईस्टर के दौरान, गुड फ्राइडे पे पैशन प्ले के दौरान जीसस क्राइस्ट का रोल प्ले करने का 2 बारी मौका मिला। तो लंबा अच्छे लगे। हाँ जी, वो बस हम वहाँ यूथ के साथ मिलके एक छोटा सा टेबलो करते हैं। तो मुझे 2 बारी मौका मिला जीसस का रोल प्ले करने का, और भी रोल प्ले किए थे, बट 2 बारी जीसस का, जो कि बहुत एक खुश होने वाली बात है मेरे खुद के लिए। आप मेंशन कर रहे थे कि आप वर्ल्ड यूथ डे में भी शामिल हुए, अपना तजुर्बा शेयर करेंगे? हाँ जी, वो पहली बार ही ऐसा तजुर्बा था कि जब मैंने किसी एक कैथलिक कंट्री का विज़िट किया जहाँ के 92% पॉपुलेशन इस कैथलिक, और हर घर के बाहर क्रॉस है और चौक में क्रॉस है, या माँ मरियम का स्टैचू है और होली फैमिली का उन्होंने स्टैचू रखा हुआ है। किस मुल्क की बात कर रहे हैं? और पोलैंड की। पोलैंड में 2016 में फादर जी वहाँ विज़िट किया था वर्ल्ड यूथ डे पे। अच्छा। क्रैको में ये हुआ था, तो वहाँ जो देखा वो मेरे लिए बहुत वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था कि लोग मज़हब को कितना, कैथलिक ईमान को कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं,
जो कि मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। बचपन में हमारी माँ हमें बताती थी कि वो कंपाउंड में रहते थे फादर के साथ, और सारी कैथलिक फैमिलीज़ होती थी, तो वो हमें अक्सर किस्से ये सुनाती हैं अभी भी। तो मुझे वहाँ जाके ऐसे फील हुआ कि ये कुछ वैसी जगह है जहाँ सारे ही कैथलिक हैं, और सारे मोस्टली प्रैक्टिसिंग कैथलिक हैं जिनकी बहुत अकीदत है मज़हब के लिए। तो इतने लोगों के साथ 2-3 मिलियन लोग थे, उनके साथ मज़हब को जानना, सेलिब्रेट करना, वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आपको होली लैंड भी जाने का मौका मिला है, एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ जी, वहाँ मुझे मेरी माँ को शौक़ था, तो मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, तो मैं उनको वहाँ लेके गया और उनके साथ मुझे भी मौका मिला उन जगहों पे विज़िट करने का जो जहाँ यीशु रहे, उन्होंने काम किया। और तो वो बहुत ही एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था यीशु के। कोई चंद एक जगह मेंशन करेंगे जो आपने विज़िट की, जो इसराइल में यीशु मसीह या माँ मरियम के साथ बहुत रिलेटेड है? हाँ जी, कुछ हैं 2-3 जगह जो कि जो जीसस का एम्प्टी टूम्ब है, ओके, वो वहाँ जाके बहुत फीलिंग्स आती हैं जिनको बयान करना मुश्किल है। खाली कब्र जो है। हाँ जी, खाली कब्र है, वहाँ पाक मास करने का मौका मिला काफ़ी बार। तो वो ऐसी फीलिंग है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। फिर जहाँ वो जगह जहाँ फरिश्ते ने माँ मरियम को पैगाम दिया था, वो ऐसी नासरत में छोटा गांव है, तो ऐसी जगह है कि जहाँ से मैं समझता हूँ कि दुनिया की हिस्ट्री चेंज हो गई। बिल्कुल ठीक तो है। उस जगह पे जाना कि जहाँ से दुनिया टाइम में डिवाइड होगी, तो कबल अज़ मसीह बाद अज़ मसीह आ तो गया, वो उस जगह पे खड़े होना वही बहुत बड़ी बात है। और फिर बैतलहम में जहाँ जीसस पैदा हुए, ठीक है, तो वहाँ भी जाना, उस जगह पे चर्च में जाना, बहुत फीलिंग्स आती हैं डिफरेंट, जो कि ये फ़लस्तीन वाले हिस्से में है। हाँ जी, ये फ़लस्तीन वाले हिस्से में है बैतलहम। हाँ जी, तो वहाँ जाना कोई मुश्किल नहीं है ना? हाँ जी, अगर आप इसराइल पहुँच गए तो फ़लस्तीन में जाना मुश्किल नहीं है। ओके, हाँ जी, वो जगह जाने का मौका मिला जहाँ यीशु मसीह वो अपने दुखों का सफ़र तय करके गए। हाँ जी, हाँ जी, उन जगहों पे 14 मुकाम कहते हैं। हाँ जी, इन 14 मुकाम पे जाने का मौका मिला, एक मुकाम पे जाने का मौका मिला। तो हाँ जी, अब तो वहाँ काफ़ी रश है, बाज़ार हैं। ओके, बट ये फीलिंग ज़हन में रखना कि यहाँ से एक वक्त पे जीसस क्राइस्ट गुज़रे थे इस ज़मीन पे, उनके कदम वो यहाँ से चले थे मुश्किल वक्त में, और इतने सालों बाद, 2000 सालों बाद हमें भी वहाँ चलने का मौका मिल रहा है। तो यही सोच के यही बहुत बड़ी बरकत है, ये बात है, बहुत तो बड़ी बरकत है। हाँ जी, और बहुत बड़ा ईमानी तजर्बा भी है। हाँ जी, हाँ जी। जब आप वापस लौटे हैं हाँ जी, वहाँ से, क्या तजर्बा लेके आए हैं? कौन सी चीज़ आपने देखी? ये अब मेरे अंदर ये कुछ नया है। ये फादर जी, ये पहली बात तो ये ज़हन में आई थी कि शुक्र है खुदा का, उसने मुझे इतनी यंग उम्र में वो जगह जाने का मौका मिला है। क्योंकि जब मैं वहाँ गया तो मैंने बहुत ही ज़्यादातर वहाँ आप कह लें 90% वो लोग थे जो रिटायर्ड थे, अपनी रिटायरमेंट के बाद ये जगह विज़िट कर रहे थे, और आप इस छोटी सी उम्र में हाँ विज़िट कर रहे हैं। तो उस पर मुझे खुशी भी हुई कि ये खुदा का फ़ज़ल है शायद मेरे ऊपर कि मुझे इस उम्र में जाने का मौका मिला। और सीखने का यही है कि वो हमें उन जगहों की और देखभाल करनी चाहिए, जो कि कई जगह हैं जो इनको देख के दुख भी होता है कि उस तरह नहीं प्रिजर्व हुई। हाँ जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस रीजन में आपको पता है जंग वगैरह हुई, तो उस तरह उस हालत में तो नहीं है जो कि नेचुरल है, बट हमें चाहिए कि उनको अच्छा कर सकते हैं। अरुण, अपनी स्टूडेंट लाइफ का हाँ जी, कोई मुश्किल तरीन वक्त हो जो आपने देखा हो? मुश्किल तरीन वक्त तो फादर जी बहुत थे इन 5-6 सालों में, कि अगले दिन
एग्ज़ाम होता था, बट कई दफ़ा पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं होता था, इसलिए कि काम पे जाना ज़्यादा लाजमी होता था, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं होंगे तो फीस नहीं दे सकेंगे। अगर फीस नहीं दे, और या मंथली या वीकली रेंट नहीं दे पाएंगे, कि ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी। तो कई दफ़ा अनप्रिपेयर्ड भी एग्ज़ाम्स में गए बिल्कुल, जो कि बहुत मुश्किल होता था। तो कई दफ़ा इसी चीज़ में पढ़ाई में पीछे भी गया, बट शुक्र है खुदा का कि उसने कामयाबी दी आखिर में। आपके तजर्बात बड़े इंस्पायरिंग हैं, और आपके ज़िंदगी भी और उम्र में जो कुछ आपने अचीव किया है और देखा है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने यसु मसीह की सरज़मीन को, हाँ जी, होली लैंड को, इसराइल में जाकर ख़ुद इन जगहों का तजर्बा किया है। स्टडीज़ के नाते से आप उन नौजवानों को जो आपको ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मसीह नौजवानों को कि शॉर्टकट्स ना अपनाएं और अपनी तालीम पे तवज्जो दें, और ये नहीं कि कुछ भी कर लें। आपके माइंड में एक एम होना चाहिए कि मैंने ये करना है तो फिर करना है, और इसके लिए शॉर्टकट नहीं होने चाहिए। और जो सबसे ज़रूरी बात है कि खुदा के साथ अपने कनेक्शन बना कर रखें, और जो यीशु ने हमें तोहफ़ा दिया है रूह कुदस का, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, कि कोई भी मुश्किल होगी वो आपके लिए खुद ब खुद रास्ते तैयार कर देगा। हारून सामिल, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपके पास थोड़ा सा टाइम था, आप छुट्टियां आए, जल्दी छुट्टियों के दिन तो गुज़र जाते हैं, और आपने कल वापस भी जाना है, और थैंक यू सो मच कि आपने ये टाइम निकाला और कैथलिक टीवी के स्टूडियो में आप आए हैं। हम आपके लिए दुआगो हैं, खुदावंद आपको बरकत दे, और आपकी ज़िंदगी के जो एम्स हैं और आपकी स्ट्रगल जो है, आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकतें और खुशियाँ लाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फादर जी आपकी इनविटेशन का, और थैंक यू वेरी मच आपके इन क्वेश्चंस का, क्योंकि ये एक दूसरों के लिए एक नमूना या उनके लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फादर जी। थैंक यू। कहते हैं नौजवान किसी भी कौम का सरमाया है, लेकिन सरमाया वो तब बनते हैं जब वो ज़िंदगी को मुश्किलात में से औखे पैंडियाँ चों और स्ट्रगल में से गुजारते हैं, तो फिर कुंदन बनते हैं, फिर सरमाया बनते हैं। जब चैलेंजेस का सामना करते हैं, जब अपना फोकस कायम रखते हैं, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी के उन तमाम गोल्स को और उन तमाम मकासद को हासिल कर लेते हैं जिसका वो ख्वाब देखते हैं। हारून ने अपने मुस्तकबिल का ख्वाब देखा, मेहनत की, कोशिश की, स्ट्रगल की, काम करना और पढ़ना भी, और सोने का टाइम भी ना मिलना, ये है एक स्ट्रगल का नमूना। मैं उम्मीद करता हूँ कि हारून आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा, और हारून की तरह आप भी जब मेहनत करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं रहेगी, सब आसान होगा। ट्राई। गॉड ब्लेस यू। ख़वातीन हज़रात, अगर आपने अभी तक हमारा कैथलिक टीवी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अब कर लें। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं, और अगर नहीं किया तो कर लें, हम आपके शुक्रगुज़ार होंगे, क्योंकि जैसे ही आप हमारा कैथलिक टीवी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और फेसबुक सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी प्रोग्राम जो कैथलिक टीवी की जानिब से नशर होता है आप तक पहुंच जाएगा। कैथलिक टीवी अपने तमाम तर प्रोग्राम में कोशिश करता है कि कैथलिक तालीम, बाइबल मुक़द्दस, नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे, सबके लिए कोई ख़ूबसूरत प्रोग्राम लेकर आएँ। आप सब्सक्राइब करें, यू विल एन्जॉय इट।